पढ़ते हैं वुंड एक्सीजन और वुंड डिब्रेडमेंट। ये एक ही नाम है, वुंड एक्सीजन भी एक ही चीज़ है, डिब्रेडमेंट भी इसे इसका और नाम है वुंड टॉयलेट। ये बेसिकली है रिमूवल ऑफ डीवाइटलाइज्ड टिश्यू एंड कंटेमिनेटेड टिश्यू वाइल प्रिजर्विंग क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स। मतलब जो डैमेज और डीवाइटलाइज्ड टिश्यू है ना, डेड टिश्यू है, उसको हमने निकाल लेना है, और जो स्ट्रक्चर्स ठीक हैं और जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर मतलब नर्व्स आर्टरीज इनको इंटैक्ट करना है, और डैमेज टिश्यू को हमने रिमूव कर देना है, फॉलोड बाई कोपियस इरीगेशन। और रिमूव करने के बाद हमने क्या उस जगह की इरिगेशन करनी है, उस जगह को अच्छी तरह क्लीन करना है। सो जो वुंड एक्सीजन और डिब्रेडमेंट है ना, ये छोटे और क्लीन वुंड्स के लिए नहीं होती। ये होती है बेसिकली वो वुंड्स जो डर्टी वुंड्स हों, कंटेमिनेटेड हों, अनटाइडी वुंड्स हों। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना वुंड को एक्सरसाइज करने के लिए, सबसे पहले तो एनाल्जेसिया, क्योंकि ये वुंड को एक्सरसाइज करना एक पेनफुल प्रोसेस है, तो हमने एडिक्वेट एनाल्जेसिया देना है। अगर एक वुंड इतना डीप नहीं है तो फिर जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। अगर डीप वुंड है तो हमने जनरल एनेस्थीसिया देना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट है एड्रीनलिन की, क्योंकि एड्रेनलिन जो है ना, उस एड्रेनलिन ब्लड लॉस को रोकती है। तो इस तरह हमें एक सर्जरी करने के लिए ब्लड लेस फील्ड मिलेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, हम स्ट्रक्चर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। हम सिर्फ वो स्ट्रक्चर रिमूव कर पाएंगे जो डीवाइटलाइज्ड होंगे, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको कुछ नहीं कहेंगे, वरना ब्लड की वजह से तो वो जो व्यू होता है ना ऑब्सक्यूर होता है। इसके अलावा सिस्टेमिक अप्रोच इसकी रिक्वायरमेंट है। सिस्टेमिक अप्रोच का मतलब है हमने सुपरफिशियल से डीप रिमूवल करना है। मतलब सुपरफिशियल जो डैमेज टिश्यू है उसे रिमूव करना है, फिर डीप को रिमूव करना है, और नर्व्स और आर्टरीज को इंटैक्ट करना है। इसके अलावा डिवाइटलाइज टिश्यू के साइंस क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा ये टिश्यू, ये जो हमारी चीज़ है डिवाइटलाइज्ड है और ये नहीं है। सो इसके लिए ना जो डर्मिस होगी ना, जो हमारी स्किन की लेयर डर्मिस, तो अगर ये पिंक होगी तो इसका मतलब ये डेड हो चुकी है, डीवाइटलाइज्ड है, क्योंकि ये नॉर्मल वाइट होती है। अगर हमारा फैट डीवाइटलाइज्ड होगा वो भी पिंक होगा, नॉर्मली फैट येलो होता है। और मसल्स मसल्स अगर डीवाइटलाइज्ड हो जाए तो डार्क हो जाते हैं, वरना ये ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं मसल्स। सो अब हम पढ़ते हैं कम्प्लिकेशंस ऑफ नॉन हीलिंग वुंड। ऐसा वुंड जो हील ना हो, हम खुद डिले कर दें, मतलब पेशेंट खुद प्रेजेंट ही ना करे, या फिर वो उसमें कोई कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, मतलब हील ना करे, तो उसमें क्या क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ज़ाहिर बात है उस जगह पे बैक्टीरिया अपना इन्फेक्शन करेंगे, बैक्टीरीमिया हो सकता है। और जो कॉमन सबसे कॉमन स्टेफरिस बैक्टीरिया, वो जो मतलब कंटेमिनेशन करता है, उससे सेलुलाइटिस होती है, एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलिटिस। ये आपको जस्ट 5-6 कॉम्प्लिकेशंस पता हूँ, एमाइलोइडोसिस, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा जो नॉन हीलिंग वुंड हो ना, उस जगह पे मैंने पीछे भी वो टॉपिक पढ़ा है, साइनस बन सकता है। और इसके अलावा साइनस में अगर पास आ जाए तो वो एब्सेस बन सकती है। वो जो मैगट्स फ्लाइज होते हैं वो इस जगह को इन्फेस्टेट करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने अपने जस्ट 5 ही जहन में रखनी है। इसके बाद है मैनेजमेंट एक्यूट वुंड की। तो वुंड की मैनेजमेंट ये हमारे प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 बार एससीक्यू में आ चुका है, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब एक वुंड को मैनेज करना है ना, तो इसके लिए ना आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। एक, कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, जो वुंड है वो किस एरिया में है। दूसरा ये इंजरी को कितना टाइम गुजर चुका है। तीसरा ये कि कंटेमिनेशन की डिग्री क्या है, मतलब कम कंटेमिनेटेड है, ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, डर्टी है, क्लीन है। ये सारे पॉइंट अपने जहन में रखने हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि उसी वे से हमने मैनेज करना होता है। अब कंटेमिनेटेड वुंड को हम प्राइमरी क्लोजर नहीं कर सकते, उसको हमने एक्सरसाइज करके सेकेंडरी क्लोजर के लिए लेफ़्ट ओपन कर देना होता है। अब जिस एरिया की वेस्कुलर सप्लाई अच्छी हो तो हम प्राइमरी क्लोजर कर देंगे। अब वेस्कुलर सप्लाई अच्छी ना हो तो हम नहीं कर सकते प्राइमरी क्लोजर। टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, जो वुंड मतलब जो पेशेंट मतलब इंजरी के साथ जितनी जल्दी प्रेजेंट करेगा ना, उसमें उतनी कम कॉम्प्लिकेशन के चांस होंगे, हम प्राइमरी क्लोजर कर देंगे। टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा, हम प्राइमरी क्लोजर नहीं कर सकते, डिलेड क्लोजर करना पड़ेगा फिर। सो ये सारे फैक्टर जो है ना हमने जहन में रखने हैं, इनमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है, सिंपल है समझने के लिए। अब हमारा एक टाइडी वुंड होगा। टाइडी वुंड क्या, जो क्लीन वुंड हो। जैसे हम कोई सर्जिकल प्रोसेस करते हैं तो वो प्रॉपर मतलब एंटीसेप्टिक मेजर्स के साथ करते हैं, तो जो हम सर्जरी में स्टिचेस देते हैं ना, उन्हें हम फिर उनका प्राइमरी क्लोजर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लीन वुंड होते हैं। अब एक ऐसा वुंड है जिसमें डर्ट या फॉरेन मटेरियल तो आ गया है, लेकिन विद इन 6 आवर ऑफ इंजरी, मतलब टाइम इतना नहीं गुजरा, इसका भी हम प्राइमरी क्लोजर कर सकते हैं। अब एक टेटनस प्रोन वुंड है, मतलब ऐसा वुंड जो कंटेमिनेट हो चुका है साइल से, फीसेस से, ठीक है ना,
मतलब जिसमें टेटनस का रिस्क है, उसका हम प्राइमरी क्लोजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने प्राइमरी क्लोजर कर दिया और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी वो उस एरिया में चला गया है, तो उसको तो एक बहुत अच्छी क्लोजर जो कर देंगे वूंड का, उससे तो एक वार्म और बेटर इन्वायरमेंट मिल जाएगी इन्फेक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो टेटनस प्रोन वोंड को हम एक्सरसाइज करते हैं, डिब्रेड करते हैं डिवेटलाइज एरिया को, और हम उसे लेफ्ट ओपन कर देते हैं ताकि वो खुद ब खुद हील हो बाई सेकेंडरी इंटेंशन। अब एक वेल परफ्यूज्ड वूंड है, जैसे हमारा नेक स्काल्प, यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ जो वूंड हो ना, हम उसका सेकेंडरी क्लोजर नहीं करते, उसे ओपन नहीं रख देते हील होने के लिए, हम खुद से स्टिचेस से प्राइमरी क्लोजर कर देते हैं। चाहे 24 घंटे भी गुजर जाएँ, वैसे तो प्राइमरी क्लियर विद इन 6 आवर्स करते हैं, लेकिन वेल परफ्यूज्ड वुंड के लिए इवन 24 आवर्स भी गुजर जाए ना, तब भी हम प्राइमरी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है। इसके अलावा किसी भी वुंड को मैनेज करना ना, कुछ जनरल कंसिडरेशंस का हमने ख्याल करना है। हमने पेशेंट को प्रॉपर